प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस सीरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्यतिकरण यानी प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। व्हेन टू आर मोर देन टू waves propagating in a same medium produce a new resultant wave is called superposition of waves। जैसा कि हम जानते हैं द वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये वेव इक्वेशन है यानी तरंग समीकरण है। अब हम यहां पर कहा गया जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में अध्यारोपित होती हैं तो उनसे परिणामी तरंगे प्राप्त होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं तरंग का तरंग समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी, जहां y विस्थापन और a तरंग का आयाम है। y is the displacement and a is the amplitude of the waves. Therefore, first wave y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t and plus phi. There are two waves. y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus phi. According to superposition principle, y is equal to y1 plus y2. Therefore, y is equal to y1 plus y2 y is equal to y1 is denoted as a1 sin omega t plus y2 is denoted as a2 sin omega t plus phi. It is also write as y is equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi is equal to sin omega t into cos phi plus cos omega t into sin phi. Y is equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t into cos phi और प्लस a2 cos omega t into sin phi। इस तरह से हम इनमें साइन ओमेगा टी कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं a1 प्लस a2 cos phi इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 cos omega t
इंटू साइन फाइव। इफ a is equal to a cos theta is equal to a1 plus a2 cos phi and a sin theta is denoted as a2 sin phi, that is equation number first and second. Therefore y is equal to, y is also right as y is equal to a cos theta into sin omega t plus a sin phi a cos omega t a cos ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। यहां पर a कॉमन ले लेंगे तो y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इट इज ऑल्सो राइट एज y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू a और इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और ये हो जाएगा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से प्राप्त फार्मूला मिलेगा आपको। अब हम लोग इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं तो उनका जो परिणामी बनता है वो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्राप्त होता है। अब हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें समान दिशा में समान आयाम से संचरित होती हैं तो किन्हीं बिंदुओं पर तब हमें व्यतिकरण प्राप्त होता है। और व्यतिकरण के लिए दो स्थितियां बनती हैं जिन्हें हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। कंस्ट्रक्टिव यानी संपोषी व्यतिकरण और डिस्ट्रक्टिव का अर्थ है विनाशी व्यतिकरण। आइए सबसे पहले हम लोग इसके वेव्स के बारे में देखते हैं किस प्रकार ये आपस में सुपर इम्पोज होते हैं।
यहां पर इसके इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, यहां पर सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर डिस्ट्रक्टिव, यहां पर कंस्ट्रक्टिव, यहां पर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगा। यानी जब दो या दो से अधिक तरंगे समान दिशा में समान चाल से संचरित होती हैं तो किन्हीं बिंदुओं पर उनकी तीव्रता न्यूनतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अधिकतम होती है। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। अब व्यतिकरण के लिए शर्तें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? कंस्ट्रक्टिव तब होगा जब उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी उस स्थिति में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। आइए हम लोग अभी जो डेरिवेशन करके आए हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा से हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मिला है। उस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में समझते हैं। अभी हमें मिला था y इज इक्वल टू, यहां पर मिला था हमको a cos थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई एंड a sin थीटा इज इक्वल टू a2 sin phi, that is equation number first and equation number second, on squaring equation first and second and adding, therefore a cos theta whole square plus a sin theta whole square is equal to a1 plus a2 cos phi whole square plus a2 sin phi whole square. It is also written a square cos square theta plus a square sin square theta इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर देखते हैं, यहां पर लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर इन ब्रैकेट लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई और प्लस 2a1 a2 cos फाई। इस तरह से हमें मिलेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है एंड कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आल्सो 1। देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई हमको मिलता है, जिनसे हम समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की विवेचना करेंगे।
बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए द वैल्यू ऑफ फाई फॉर अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन फाई इज इक्वल टू cos phi is equal to प्लस एंड माइनस 1 लिया जा सकता है। cos phi की जगह cos phi की वैल्यू अगर +1 हुई तब संपोषी व्यतिकरण होगा, और अगर cos phi की वैल्यू -1 हुई तब विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा। इट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन cos phi is a +1 and destructive interference at cos phi is equal to -1. Therefore a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi तब संपोषी व्यतिकरण के लिए it means constructive for a constructive interference cos phi is equal to +1, cos phi is equal to +1. Therefore a1 square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 और cos phi की वैल्यू रख देंगे +1, और इस तरह से हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अब पूरे इक्वेशन में यदि हम I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ काम करें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं हम सभी पूरे इक्वेशन में के से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरे इक्वेशन में के से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा के ए स्क्वायर इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के a1 स्क्वायर इंटू के a2 स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं के ए स्क्वायर इक्वल टू होता है आई यानी इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। देयरफॉर आई इज इक्वल टू मिलेगा हमको I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इट इज ऑल्सो राइट एज I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। इस प्रकार से लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर I मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इस स्थिति में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसकी स्थिति में बनेगा कंस्ट्रक्टिव
interference. I max is equal to under root I1 plus under root I2 whole square. In the case of amplitude, we know that I max is equal to इन ब्रैकेट अंडर रूट I1 को लिख सकते हैं अंडर रूट के A1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट के A2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं आई मैक्स इज इक्वल टू, यहां पर अंडर रूट के कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट के कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा के और इन ब्रैकेट में आएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें मिलेगा आई मैक्स, और आई मैक्स की कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है, अर्थात संपोषी व्यतिकरण मिलता है। आइए अब हम लोग विनाशी व्यतिकरण के बारे में बात करते हैं। Somewhere at which the intensity of waves is minimum, where produce the destructive interference. For a destructive interference, the value of cos phi is equal to -1. Therefore, a square is equal to A1 square प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos phi की जगह पर हम रख देंगे -1। देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, क्योंकि cos phi की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, cos phi इज इक्वल टू रखना है -1। In the condition of, it is also write as k A square is equal to k A1 square plus k A2 square और -2 अंडर रूट, यहां पर लिख सकते हैं k A1 स्क्वायर इंटू k A2 स्क्वायर। It is also write as I is equal to I1 plus I2 minus 2 under root I1 into I2. I is equal to under root I1 और माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस तरह से यहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ वेव्स है वो मिनिमम आ जाएगा, और मिनिमम वेव्स की पोजीशन में यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। इट इज आल्सो राइट एज आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट के A1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट के A2 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। यहां पर लिखा जा सकता है आई मिनिमम इज इक्वल टू, यहां पर के कॉमन हो जाएगा और इन ब्रैकेट बचेगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। इस तरह से हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण मिलता है। आइए अब हम लोग व्यतिकरण के लिए संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की तीव्रताओं में क्या अनुपात होता है, यानी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का क्या अनुपात होता है उसके बारे में देखेंगे। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज आल्सो राइट एज के इन ब्रैकेट A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन के A1 माइनस A2 होल स्क्वायर।
इस तरह से हम लिख सकते हैं आई मैक्स इज इक्वल आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर होल अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। इस तरह से हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड हो जाता है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है हम एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है। अब हम लोग फ्रिंज ब्रिथ के बारे में बात करेंगे और फ्रिंज ब्रिथ से पहले हमको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझना होगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि यंग ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में उन्होंने 3 स्क्रीन का प्रयोग किया था। 3 स्क्रीनों का प्रयोग किया था, जिनमें से पहली जो स्क्रीन थी वो सिंगल स्लिट वाली थी, जो दूसरी स्क्रीन थी उसमें डबल स्लिट थे और तीसरी स्क्रीन प्लेन थी। तो सबसे पहले हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। उन्होंने और इस तरह से पहले पर्दे पर सोर्स को रखा और सोर्स से रे ऑफ लाइट इंटर करती है शील्ड में इंटर करने के बाद ये डिफ्रैक्शन के कारण किनारों पर क्या होती है, मुड़ जाती हैं। इस शील्ड का नाम S1, इसका नाम रख लेते हैं S2। द डिस्टेंस बिटवीन द शील्ड इज कैपिटल D। और इस तरह से ये जाएंगे रे ऑफ लाइट और किसी पॉइंट पर मीट कर जाएंगे। तो इस तरह से जहां पे रे ऑफ लाइट मीट करेंगे वहां पर बनाएंगे ब्राइट फ्रिंज, जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा पे बनाएंगे डार्क फ्रिंज, देन ब्राइट, देन डार्क एंड देन ब्राइट। इस तरह से फ्रिंज बनाएंगी, एक निश्चित पैटर्न पर काम करते हुए फ्रिंज बनाएंगी। पहले बनाएंगी ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और इस तरह से फ्रिंज बनाएंगी। अब हम लोग इसी फ्रिंज के ब्रिथ के बारे में पढ़ेंगे और बोर्ड परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न व्यतिकरण वाले चैप्टर से फ्रिंज ब्रिथ के बारे में ही बनता है। यानी इंटरफेरेंस के लिए हम ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए डेरिवेशन हमारा जो प्रश्न पत्र बनता है उनमें से एक प्रश्न लॉन्ग में आता है। तो हम लोग फ्रिंज ब्रिथ के बारे में कैलकुलेट करेंगे। अब फ्रिंज ब्रिथ के लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ काम करेंगे हम लोग। पहला स्लिट और एक स्क्रीन होगा जिस पर रे ऑफ लाइट आएंगी। इस पॉइंट का नाम रखेंगे P। यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेंगी, यह सेंट्रल मैक्सिमा। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हो जाएगा O। यहां से इस पॉइंट का नाम रखेंगे A, ये S1, ये S2, और यहां से इसको
मैच कराएंगे तो यहां पर एंगल बनेगा थीटा और यहां पर भी एंगल बनेगा थीटा। डिस्टेंस बिटवीन टू सिल्ट यानी डिस्टेंस बिटवीन डबल सिल्ट इज डिनोटेड एज स्मॉल डी एंड डिस्टेंस बिटवीन सिल्ट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी। The distance of bright fringe with the central maxima is x. Therefore, path difference S2A, path difference S2A is equal to S2P minus S1P. It is denoted as lambda wavelength is equal to lambda, जिसे हम वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब हम लोग ट्राइंगल S1 S2A एंड ट्राइंगल PCO की समरूपता को चेक करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल S1 S2A एंड ट्राइंगल PCO आर सिमिलर। Therefore, S2A upon S1 S2 is equal to PC upon CO. S2A is denoted as lambda and S1 S2 is denoted as small d and PC is denoted as x and CO is capital D. Therefore, x is equal to lambda capital D upon small d. For a nth bright fringe, xm is denoted as xm is equal to m lambda capital D upon small d. The xm is the distance of central maxima and P. Therefore, distance of second bright fringe to center denoted as x m plus 1 is equal to m plus 1 into lambda capital D upon small d. Therefore, fringe width. Therefore, fringe width W is equal to xm plus 1 minus xm. W is equal to denoted as m plus 1 into lambda capital D upon small d minus m lambda capital D upon small d. W is equal to m plus 1 minus m into lambda capital D upon small d. और अब ब्राइट फ्रिंज के लिए काम कर रहे थे तो ब्राइट फ्रिंज W ब्राइट इज इक्वल टू हो जाएगा
लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग डार्क फ्रिंज के बारे में बात करेंगे। फॉर अ डार्क फ्रिंज, फॉर अ डार्क फ्रिंज W, फॉर अ डार्क फ्रिंज XM। डार्क फ्रिंज हमें जो मिलता है, डार्क फ्रिंज जो हमें मिलता है वो मिलता है, हम जान पा रहे हैं डार्क फ्रिंज जो है मिड पॉइंट पे मिलता है, मिड पॉइंट बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज। देयरफॉर X M minus half is denoted as M minus half into lambda capital D upon small d, and next dark fringe X M plus 1 minus half, ये नेक्स्ट नेक्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए बनेगा, तो यहां पर बनेगा M प्लस हाफ और ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, क्योंकि एक से जब आधा चला जाएगा तो आधा बचेगा, वो भी प्लस में आ जाएगा। देयरफॉर फॉर अ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू हो जाएगा X M प्लस 1 माइनस हाफ और माइनस X M minus half। WD is equal to denoted as, it is denoted as M plus half lambda capital D upon small d and minus M minus half lambda capital D upon small d। Therefore width of dark fringe is equal to, यहाँ पर हो जाएगा M प्लस हाफ और माइनस M एंड प्लस हाफ और इन अदर ब्रैकेट्स आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, हाफ हाफ 1 हो जाएगा, तो W कैपिटल D इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। इस बात से ये पता चलता है जो फ्रिंज ब्रेथ है, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, उनके बीच जो फ्रिंज ब्रेथ आता है वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आता है। अब हम लोग कंडीशन फॉर अ इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशन फॉर अ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन होना चाहिए, यानी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें जो होनी चाहिए वो होती है, नंबर 1, द टू लाइट्स मस्ट बी कोहेरेंट। जब दो या दो से अधिक तरंगे कोहेरेंट होती हैं यानी कला संबद्ध होती हैं, कोहेरेंट का मतलब होता है कला संबद्ध होना, अर्थात उनकी कलाओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कलाओं में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी वो व्यतिकरण करेंगे। दूसरा कंडीशन, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द बोथ वेव्स आर शुड बी एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब जो हमारी जो तरंगे अध्यारोपित हो रही थी व्यतिकरण के लिए, उनकी जो आवृत्ति है और तरंग दैर्घ्य है वो लगभग समान होना चाहिए या समान होना चाहिए।
तीसरी बात जो बताई गई, एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी सेम और नियरली सेम। आप अच्छी तरह से जानते हैं उनका जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड अर्थात एम्पलीट्यूड जो है वो बराबर होना चाहिए, उनके आयाम हमेशा बराबर होने चाहिए या लगभग बराबर होने चाहिए। द टू सोर्स मस्ट बी नैरो, जितने भी वेव्स आ रहे हैं वो सब बहुत संकीर्ण होने चाहिए, यानी परस्पर आसपास होने चाहिए, दूर नहीं होने चाहिए। लास्ट जो पॉइंट कह रहा है, सोर्स सिल्ट एस मस्ट बी नैरो एंड अवे फ्रॉम द डबल सिल्ट। जिस स्रोत से तरंगे निकल रही हैं वो बहुत संकीर्ण होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, और वो दिग रेखा छिद्र से काफी दूरी पर होनी चाहिए, यानी पास में होंगे तब इंटरफेरेंस नहीं होगा। बस आज की इस लेक्चर के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को पूर्ण रूप से सफल बनाएं। धन्यवाद।